आज से हम कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो रहेगा वो भारतीय संविधान रहेगा। ये पार्ट 1 है भारतीय संविधान का। इससे पहले कक्षा 8वीं की ज्योग्राफी की हमने क्लास ली थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शंस में दिया गया है। दोनों वीडियोस का पहले जाकर उन्हें देख लें। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। नाम है चैप्टर का भारतीय संविधान। तो अध्याय 1 आपका भारतीय संविधान है। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो संविधान शब्द हैं वो दो शब्दों का मेल है, सम जमा विधान। यानी सम का अर्थ समान होता है, विधान का अर्थ कानून होता है। यानी जो संविधान है वो एक ऐसी पुस्तक है हमारे देश की जिसमें सभी नागरिकों के लिए जो कानून लिखे गए हैं वो सबको समान रूप से उनका पालन करना होता है, और कोई अगर उसका उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करने वालों को भी समान रूप से ही सजा दी जाती है। ठीक है, इन जनरल ये आपने ध्यान रखना है। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुतों ने तो फुटबॉल खेला भी होगा। जैसा कि उसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है, यह खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाहाँ यानी बाजू से नहीं छू सकता, हाथ से नहीं पकड़ सकता बॉल को। अगर किसी खिलाड़ी की बाहाँ गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थामने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं। इन्हीं में समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं और वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती हैं। जिस दस्तावेज में ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। यानी संविधान क्या है? एक नियमावली है, एक नियमों की पुस्तक है। ठीक है, जिसमें देश के नियम लिखे होते हैं कि क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। ठीक है, कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा था? इस अध्याय में हम उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सवाल आपका बनता है। सबसे पहले हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि ये जो संविधान लिखा गया, ये लिखा क्यों गया हमारे देश का? ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? ठीक है, तो देखते हैं क्यों किसी देश को संविधान की आवश्यकता होती है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। अंडरलाइन कीजिए ये बात। 1934 में पहली बार जो है उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो संविधान सभा की मांग है वो अपने नीति में, अपने
नियमावली में लिखी थी कि हम भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाएंगे। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौर पर तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। अंडरलाइन कीजिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946, 1946 में संविधान सभा बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन मांग उठी थी 1934 में संविधान सभा बनाने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा बनाने की जो मांग है वो 1934 में उठाई थी, लेकिन बनी कब? जाके लगभग 12 साल बाद 1946 में। ठीक है, दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। पृष्ठ 2 पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपने नियमित और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। आज बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने संबोधन किया था ये सामने भाषण हम पढ़ेंगे इनका। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला उद्देश्य, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। नंबर 2, यानी संविधान ही यह बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है, अंडरलाइन कीजिए, यहाँ से प्रॉपर डेफिनेशन आपको संविधान की मिलती है कि संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे ना केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनसे हमेशा पूरे देश की रक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा अंडरलाइन करना था ये पैराग्राफ। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे पार को एक नेपाल का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्रीय समझौते पर दस्तखत किए।
इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा और 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर के चित्रों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन बातों का क्या मतलब है यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करेंगे। दोनों घटनाएं भारत की ऊपरी सीमा पर स्थित नेपाल की ताज़ा इतिहास की घटनाएं हैं जो अभी हमने पढ़ी, ठीक है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर की दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशकों से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले जा रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को ख़त्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे थे। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य यह होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वह निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं। अंडरलाइन कीजिए, लोकतंत्र में हम अपना नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता की जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्रकथा पट में देखा जा सकता है। तो चलें इस चित्रकथा पट को पढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें।